हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज शुरू करेंगे ह्यूमन फैक्टर इन सोशल चेंज। तो हम डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमें सोशल चेंज बहुत ज़रूरी है लाना। और सोशल चेंज के लिए हमने पढ़ा कि जो स्ट्रैटेजी है जो अडॉप्ट करनी चाहिए, उसमें उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए जिसके लिए आप सोशल चेंज लेकर आ रहे हो। यानी कि अगर आप रूरल एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप वहाँ पे सोशल चेंज लेके आना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको उन लोगों को इन्वॉल्व करना है जो वहाँ पे रहते हैं, जो कि फार्मर्स होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनकी हेल्प से वो आगे कर सकते हैं काम। एंटरप्रेन्योर खुद भी बन सकते हैं वो, वहाँ के लोग छोटे छोटे काम करके, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है पहले से ही अपने आप, वो लोग छोटे मोटे काम करके अपने लिए कमा रहे हैं। और एक चीज़ और इसमें एक्स्ट्रा आ जाती है कि स्मॉल ग्रुप्स भी हम बना सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। तो जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसकी उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि रूरल चेंज ला सकते हैं, एक रूरल एरियाज में एक रैपिड चेंज ला सकते हैं। बट एक फ्लॉ जो था थॉट में, जो पहले गवर्नमेंट ने जिस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें क्या फ्लॉ था, मतलब कि उसमें क्या चीज़ गलत थी उनकी स्ट्रैटेजी में। द गवर्नमेंट कुड अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू फैक्टर्स इन्वॉल्व, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल चेंज। अब इसमें दो फैक्टर्स कौन से थे, एक था टेक्नोलॉजी और एक है ह्यूमैनोलॉजी। कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ नहीं समझी कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ या सोशल चेंज की बात हो रही हो, तो टेक्नोलॉजी तो एक चीज़ है ही है जो एक चेंज लेके आती है या ग्रोथ में हेल्प करती है। दूसरी चीज़ उन्होंने जो इग्नोर कर दी वो थी ह्यूमैनोलॉजी, मतलब उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जिनके लिए आप चेंज लेके आना चाह रहे हो। वहाँ पे जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो विलेजर्स हैं, जो चेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, पहले उनका एटीट्यूड चेंज करना ज़रूरी था। A prerequisite before undertaking a social change is to understand the members of the community. तो जब भी आप किसी जगह पे सोशल चेंज लेके आना चाहते हो, तो वहाँ का प्री रिक्विजिट ये होता है कि आप पहले उन लोगों को समझो, उनके एटीट्यूड को समझो, उनके कल्चर को समझो। तो ये चीज़ समझ आने के बाद ही कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको इन्वॉल्व किया गया सोशल चेंज लेके आने के लिए, क्योंकि कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट जो थे उन लोगों ने ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया था। फिर दुर्गानंद सिन्हा की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले कम्युनिटी साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च की थी। दुर्गानंद सिन्हा ये कहते हैं कि रूरल इंडिया में, यानी कि रूरल पीपल जो होते हैं, उनके अंदर एक तो लैक ऑफ अर्ज होता है फॉर ग्रोथ करने का, उनके अंदर एक लैक ऑफ अर्ज होता है। दूसरा ये है कि वो लेथार्जिक भी होते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मटेरियल प्रोग्रेस से। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका परसीव बेसिक नीड क्या है, प्राइमरी के फूड, क्लोथिंग और शेल्टर मिलना चाहिए। मतलब उनका बेसिक नीड पूरा होना चाहिए, खाना, रहने की जगह और कपड़े, ये तीन चीजें मिलनी चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर वो चीज़ें, उनकी बेसिक नीड जो है मेनली वही, वो पूरा करने में उनकी पूरा लाइफ टाइम निकल जाता है, इसलिए वो आगे ग्रोथ की तरफ या मटेरियल प्रोग्रेस की तरफ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और दूसरी चीज़ एक और भी है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं रेदर देन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब जो वो कर रहे हैं उसका रिजल्ट उन्हें इंस्टेंट मिलना चाहिए। वो हमारी तरह, जैसे हम लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन में क्या होता है कि हमने कुछ सालों का कोई अपना वो करवा लिया, मतलब हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी और उसका रिजल्ट हमें कुछ सालों बाद मिलने वाला है, उसका रिटर्न। उस तरह की स्ट्रैटेजीज में वो बिलीव नहीं करते। रूरल पीपल ज़्यादातर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब उस सिचुएशन में रिसर्चर्स ये चाहते हैं कि फार्मर्स जो है ना, वो जो चेंज को है ना वो रेजिस्ट कर रहे हैं, उनको ये पता चला है, क्योंकि वो चेंज लाने के लिए उनको थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो चेंज लेके आना चाहते हैं। अब ऐसे दो अलग अलग टाइप के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने डिस्कस करी हुई है। एक वो जो चेंज रेजिस्टेंट होते हैं, जो चेंज नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट चेंज। और एक वो जो चेंज प्रोन होते हैं, जो कहते हैं कि हमें चेंज चाहिए। अब ये दो अलग अलग टाइप के लोग हैं रूरल इंडिया में, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने डिस्कस करी है। पहला है चेंज रेजिस्टेंट पीपल, जो चेंज नहीं लाना चाहते, जो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस नहीं छोड़ना चाहते, वो नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं चाहते हैं, वो नया इनोवेशंस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं?
देयर एस्पिरेशंस आर लिमिटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड। तो उनकी एस्पिरेशन सिर्फ इतनी होती है कि उनके बेसिक नीड्स पूरे हो जाएं, उससे ज़्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और अगर उनको आप कितना भी समझा लो कि नई टेक्नोलॉजी आने से आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट और बेटर हो जाएगी, आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो वो चीज़ वो मोटिवेट नहीं करती उनको, क्योंकि वो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये कह रहे हैं कि उनके अंदर हाई फियर ऑफ फेलियर होता है। फेलियर किस तरीके से, जैसे अगर उनको आगे जाके लोन लेने पड़ जाए कोई मशीन खरीदने के लिए या अपना कोई काम चलाने के लिए, तो उस चीज़ के लिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनके अंदर एक फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है फार्मर्स बिलीफ सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। तो उनके अंदर इंपीरिकल नॉलेज की कमी होती है और उनका पूरा बिलीफ ट्रेडिशनल बिलीव्स और एटीट्यूड्स के बेस पे होता है। चौथा रीजन है दे हैव अ वेरी लो अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी प्रॉब्लम्स। उनको कम्युनिटी प्रॉब्लम्स की इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती है, ना वो कम्युनिटी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में उनकी अपनी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं। वो विलेज को दे डोंट कंसिडर द विलेज सोसाइटी एज अ कम्युनिटी, रेदर दे रिकॉग्नाइज देयर फैमिली किनशिप ग्रुप और जाति कास्ट एज द कम्युनिटी। तो वो अपनी फैमिली को अपने कास्ट के लोगों को एक कम्युनिटी मानते हैं रेदर देन एक विलेज को। तो इसीलिए वो कोई भी चेंज लाने को रेजिस्ट करते हैं जो कि कम्युनिटी या विलेज का होता है। चेंज प्रोन पीपल की अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है? अभी हमने पढ़ा कि जो चेंज रेजिस्ट करते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। चेंज प्रोन यानी कि जो चेंज लाना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है ना चेंज का, चेंज होने का। दे आर नॉट स्टेटस क्वोइस्ट, मतलब वो स्टेटस क्वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कुछ बदले, हमेशा सेम ना रहे। तो उनकी एस्पिरेशंस जो है वो थोड़ी सी रियलिस्टिक होती है, ज़्यादा सिर्फ बेसिक नीड्स तक ही नहीं रहती है, उससे आगे भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ अचीव करना। उनका अडॉप्शन बिहेवियर काफ़ी हाई होता है, कोई भी नई इनोवेशंस आती हैं वो उसको जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे अगर उनके रूरल एरिया में स्कूल्स वगैरह की फैसिलिटी होती है तो वो अपने डॉटर्स वगैरह को स्कूल ज़रूर भेजते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। दे आर बेटर एजुकेटेड इंटेलिजेंट शो मोर मैनुअल डेक्सटिरिटी। एजुकेटेड होते हैं थोड़े से, बेटर इंटेलिजेंट भी होते हैं। मैनुअल डेक्सटिरिटी मतलब उनके काम करने के स्किल्स भी बेटर होते हैं। इमोशनली कम रिएक्ट करते हैं। फार्मर्स हु आर यंग इन एज आर फाउंड टू बी मोर चेंज प्रोन। ऑब्वियसली इसमें ये चीज़ तो कॉमन है, देखी जाती है कि जो यंगर एज की जो जनरेशन है उनमें ज़्यादा चेंज प्रोन लोग होते हैं। ग्रेजुएट फार्मर्स हैव ग्रेटर इकोनॉमिक मोटिवेशन। तो जो ग्रेजुएट होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं थोड़े से, उनके अंदर इकोनॉमिक मोटिवेशन भी होती है, रिस्क प्रेफरेंस भी होती है, इनोवेटिवनेस भी होती है एज कम्पेयर टू नॉन ग्रेजुएट। और जो नॉन ग्रेजुएट यानी कि जो इलिटरेट हो गए, उनके अंदर ज़्यादातर फेटलिस्टिक एटीट्यूड होता है कि हम डेस्टिनी के ऊपर ही छोड़ देते हैं जो होना है। पांचवा ये जो कह रहे हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स उनमें दिखता है कि सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन चेंज प्रोननेस एंड द नीड फॉर अचीवमेंट रिस्क टेकिंग। तो जिनके अंदर चेंज करने की एक प्रोननेस होगी, चेंज होने की या चेंज करना चाहेंगे, उनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट काफ़ी हाई होती है, वो रिस्क लेना चाहते हैं। ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से क्या होता है, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट को एक आइडिया लग जाता है कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर उन्होंने काम करना है। इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है। तो ये सारे भी फैक्टर्स हैं जो सोशल चेंज में हेल्प करते हैं। लेकिन इन सारे फैक्टर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। Any attempt at changing a community needs to be necessarily consider the members of the community and human factors. तो जो भी कम्युनिटी में आप सोशल चेंज लाना चाहते हो उसमें ह्यूमन फैक्टर्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें एटीट्यूड, मोटिवेशन, बिलीव्स, वैल्यूज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो उन लोगों की होती हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम बात करेंगे स्मॉल ग्रुप्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्मॉल ग्रुप्स जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं कहीं पे भी सोशल चेंज लाने के लिए। स्मॉल ग्रुप का मतलब है जब कुछ लोग छोटा सा मिलके ग्रुप बना लेते हैं और वो काम करते हैं, अपने इस कम्युनिटी को बदलने में हेल्प करते हैं, सोशल चेंज लाने में हेल्प करते हैं। इनका गोल होता है सोशल चेंज लेके आना। तो ऑलरेडी हमारी इंडिया में कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है,
उससे और ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि जब हम स्मॉल ग्रुप बना लेते हैं वो ऑटोमेटिकली आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना शुरू कर देते हैं, और कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से वो आगे फर्दर उस ग्रुप को अपने गोल अचीव करने में हेल्प मिल जाती है। स्मॉल ग्रुप्स में क्या होता है, सोशल एक्शन और सोशल चेंज करना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि उनके अंदर एक एनर्जी होती है जो कंबाइंड हो जाती है। तो इन्होंने कुछ फीचर्स बताए हैं स्मॉल ग्रुप के जो हेल्प करते हैं उनको सोशल चेंज लेके आने में। तो पहला है जनरेशन ऑफ सोशल एनर्जी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि सोशल एनर्जी अगर जनरेट हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है क्योंकि उसमें लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है किसी भी चीज़ को बदलने का। एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाती है। रोल ऑफ ग्रुप नॉर्म्स बदलने से सोशल चेंज लाना बहुत आसान हो जाता है, ये सब हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी इंक्रीज हो जाता है, और हायर एक्सटेंशन मोटिवेशन, मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करने का भी बिहेवियर बेटर हो जाता है। अब पहला पॉइंट जो है जनरेशन ऑफ सोशल एनर्जी, उसमें कह रहे हैं कि कोई भी सोशल एक्शन लेने के लिए हमें सोशल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सोशल एनर्जी जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है बहुत जल्दी डेवलप होती है, और वही सोशल एनर्जी सोशल चेंज लेके आने में बेटर होती है। तो जब भी इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना भी इजी हो जाता है, और सोशल एफिकेसी भी डेवलप हो जाती है। एफिकेसी मतलब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेक्टेंसी भी बेटर हो जाती है उनकी। तो ये कलेक्टिव एक्शन कब होता है, जब एक छोटा ग्रुप मिल के काम करता है। वो ग्रुप ले, जैसे वुमेन का एक साथ आप ग्रुप बना सकते हो, या मेल फीमेल एक साथ, या कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी थिंकिंग एक जैसी है। एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग में भी एडवांटेजेस मिलती है क्योंकि जब एक ग्रुप डिसाइड करता है तो वो ज़्यादा बेटर इफेक्ट होता है उसका, रेदर देन कि कोई इंडिविजुअल डिसाइड करे। सच ग्रुप डिसीजंस आर मोर इफेक्टिव देन डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट। और एक चीज़ और हो जाती है कि कोई एनजीओ या आपके लिए कोई गवर्नमेंट डिसीजन ले, उससे बेटर है कि आप ही लोग जो उस कम्युनिटी के लोग हैं, आप ही लोग इकट्ठा बैठ के अपने लिए एक डिसीजन ले लो, जो कि ज़्यादा बेटर होगा रेदर देन कि कोई गवर्नमेंट या कोई थर्ड पार्टी आपके लिए डिसीजन ले। नेक्स्ट आती है थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ ग्रुप नॉर्म्स इन सोशल चेंज। जैसे हमारे सब जगह के कुछ नॉर्म्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में या कम्युनिटी पे क्या चीज़ करना मतलब एक नॉर्मल माना जाता है और क्या चीज़ डेविएंट मानी जाती है। तो अकेला बंदा ना अपने सोशलाइजेशन प्रोसेस की वजह से अकेला कोई अपने ग्रुप नॉर्म के अगेंस्ट नहीं जा पाता। उसको मतलब ऑब्वियसली आपको सडनली बोला जाए कि अपने सोसाइटी के नॉर्म से अलग जाके कोई काम करना है तो आप हेजिटेट करोगे। उसके लिए ज़्यादा अच्छा तरीका ये है, टू ब्रिंग अबाउट सोशल एक्शन टूवर्ड्स अ फेवरेबल सोशल गोल इज टू चेंज सोशल नॉर्म। और सोशल नॉर्म चेंज करने के लिए सोशल ग्रुप अगर हो, मतलब ग्रुप के लोग मिलके अगर इस नॉर्म को चेंज करें तो वो ज़्यादा आसान है रेदर देन कोई इंडिविजुअल करे। तो एक इंडिविजुअल के लिए तो मुश्किल है। जैसे सोशल नॉर्म किस तरह का, जैसे मान लो किसी कम्युनिटी में डॉरी देना मैरिज में एक सोशल नॉर्म है। अब कोई एक सिंगल फैमिली अगर बोलती है कि हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम इस चीज़ के अगेंस्ट है, हम इस नॉर्म को फॉलो नहीं करेंगे, तो उनके लिए उनको बॉयकॉट भी किया जा सकता है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस जगह पे रहना। लेकिन अगर ये ग्रुप पूरा मिलके करेगा, ये चीज़ पूरा एक ग्रुप खड़ा हो जाएगा कि हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे और नहीं करेंगे, तो ये ईजी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ बताए हैं इम्प्लीकेशंस कि अगर ग्रुप मिलके सोशल नॉर्म को चेंज करता है तो क्या होता है। फ्रॉम दी हॉथ्रोन स्टडीज, मेयो हैड फाउंड दैट स्मॉल ग्रुप डेवलप देयर ओन नॉर्म्स। छोटे ग्रुप जो होते हैं ना वो अपने खुद के नॉर्म्स बना लेते हैं। दिस फैक्ट हैज मल्टीपल इम्प्लीकेशन। उससे क्या होता है, ग्रुप नॉर्म्स कैन स्प्रेड टू सोसाइटी एंड चेंज सोशल नॉर्म्स। अब जो छोटे ग्रुप के नॉर्म हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स जब अपने नॉर्म्स बना लेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ग्रुप्स जो हैं वो बड़े होते होते पूरी सोसाइटी में सोशल चेंज ला सकते हैं। ग्रुप नॉर्म कैन कंट्रोल एंड डिसिप्लिन इंडिविजुअल मेंबर्स इन वेज दैट इवन लीगल अथॉरिटीज कैन नॉट। और ग्रुप नॉर्म्स में क्या होगा कि इंडिविजुअल मेंबर्स को भी सपोर्ट मिल जाएगी। इंडिविजुअल बिहेवियर इज मोटिवेटेड मोर बाय ग्रुप नॉर्म्स देन सिंपल रिवॉर्ड। इसमें एक इंडिविजुअल मेंबर को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और वो मोटिवेट होगा अपने आप को बदलने में, रेदर देन अगर आप उसे कोई रिवॉर्ड देके बदलना चाहोगे तो रिवॉर्ड इतना अच्छा सा काम नहीं करेगा जितना उसको ग्रुप के सपोर्ट से वो अपने आप के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकता है।
फिर आता है मॉडरेट रिस्क टेकिंग बिहेवियर। अब सोशल चेंज में जैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करते हैं तो उसमें रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और रिस्क टेकिंग बिहेवियर इंडिविजुअल का जो हो जाता है वो कई बार बहुत वो हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल बहुत डिपेंडेंस प्रोन होता है, वो इनिशिएटिव नहीं होता है उसके अंदर लेने की कोई वो नहीं होता है, एटीट्यूड नहीं होता है, एक फियर ऑफ फेलियर उसके अंदर होता है। अगर ग्रुप होगा एक साथ तो उस तरीके से रिस्क टेकिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, पोलराइजिंग इफेक्ट हो जाएगा। पोलराइजिंग इफेक्ट क्या होता है? ड्यू टू विच डिसीजन टेकन इन द ग्रुप्स आर मोर रिस्की देन द डिसीजन इंडिविजुअल। जैसे कोई अगर इंडिविजुअल लेता है कोई डिसीजन तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सोच के लेता है, उसे ये डर होता है कि मैं ज्यादा इस तरफ भी ना जाऊं और ज्यादा इस तरफ भी ना जाऊं, मैं थोड़ा मीडियम टाइप का डिसीजन लूं। पोलराइजिंग का मतलब है या तो आप बिल्कुल ही पॉजिटिव साइड जाओगे या बिल्कुल ही नेगेटिव, और वो कब होता है? जब हम ग्रुप में होते हैं। ग्रुप में क्योंकि सबके अगर सारे उस तरफ जाना चाहते हैं तो सबका एटीट्यूड मिक्स हो जाता है और सबका जो है डिसीजन एक्सट्रीम एक तरफ हो जाता है। अगर सबका एटीट्यूड दूसरी तरफ है तो वो दूसरी तरफ हो जाते हैं, तो ग्रुप में पोलराइजिंग इफेक्ट हो जाता है या इस तरफ या उस तरफ। जबकि एक इंडिविजुअल क्या होता है, वो दोनों चीजों को मेजर करके कैलकुलेट करके सोचता है, प्लस भी और माइनस भी। तो पोलराइजिंग इफेक्ट का मतलब ये है। और इस केस में पोलराइजिंग इफेक्ट के केस में आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपकी रिस्क टेकिंग से क्या होता है? रिस्क टेकिंग से आपको आगे डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलती है, तो बहुत सारी चीजें होती है। ग्रुप में आपको काफी सारे सपोर्ट मिल जाते हैं, फियर ऑफ फेलियर कम हो जाता है क्योंकि आप ग्रुप में डिसाइड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हेल्प करती है आपको फर्दर एक्शन लेने में। तो ये दिखाया है इन्होंने यहाँ पे कि एक इंडिविजुअल है उसका रिस्क टेकिंग बिहेवियर बहुत कम होता है, लेकिन अगर वही ग्रुप में आ जाता है वो इंडिविजुअल तो पोलराइजिंग इफेक्ट की वजह से वो रिस्क लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर फियर ऑफ फेलियर कम हो जाता है, इनिशिएटिव लेना शुरू कर देता है सोशल एक्शन की तरफ। लास्ट में आता है इकोनॉमिक बिहेवियर। स्मॉल ग्रुप्स हैव बीन फाउंड टू बी स्पेशली इफेक्टिव फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्मॉल ग्रुप्स को बहुत इफेक्टिव माना गया है क्योंकि उनके अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है। और अगेन घूम फिर के वो उसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि जब हम ग्रुप में आ जाते हैं तो हमारे अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन, एक्सटेंशन मोटिवेशन ये इंक्रीज हो जाती है, और डिपेंडेंस जो है वो डिपेंडेंस प्रोननेस कम हो जाती है, जिससे हमें हेल्प मिलती है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने में। सिचुएटिंग स्मॉल ग्रुप्स। अब स्मॉल ग्रुप इतने पॉपुलर इसलिए हैं, जैसे एग्जांपल इन्होंने आपको दिया हुआ एक स्मॉल ग्रुप का सेवा करके जो हमने पहले पढ़ा था, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स की एसोसिएशन है। इस टाइप के स्मॉल ग्रुप्स ना सोशल चेंज लाने में बहुत इफेक्टिव रहते हैं, क्योंकि अभी हमने देख लिया क्यों होते हैं वो इतने इफेक्टिव। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या किसी की कंडीशंस को चेंज करनी हो, पुअर कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, या किसी सोसाइटल इल से आपको पीछा छुड़ाना हो, या कोई ओल्ड एज नॉर्म बदलना हो, उस केस में स्मॉल ग्रुप का बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस रहता है। नाउ लीडरशिप एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, जैसे अब डिसीजन लेने की बात आती है जब ग्रुप के अंदर, तो उसमें एक लीडरशिप भी चाहिए होती है। हर ग्रुप का कोई ना कोई एक लीडर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रुप में बिना लीडर के ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जा रहा है और सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। एक ना एक उस ग्रुप में लीडर जरूर होता है जो उस ग्रुप को मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए, और वो लीडर्स वो होते हैं जिनके अंदर एक एबिलिटी होती है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की। These leaders have the ability to influence the community members for collective social change। और ऐसे लीडर हमें चाहिए होते हैं जो पूरे ग्रुप को आगे सोशल चेंज की तरफ मोटिवेट करें, उनको डायरेक्ट करें। Professor JPB Sinha argues that since Indians are collectivist, group in India are quite conducive to generate social energy. The leader, because of the influence and respect he has, कैन गिव अ डायरेक्शन टू द सोशल एनर्जी। तो लीडर क्या करता है, उस ग्रुप की सोशल एनर्जी को डायरेक्शन देता है कि उसने किस तरफ अपनी एनर्जी लगानी है। वो लीडर उनकी सोशल एनर्जी को आइडेंटिफाई भी करेगा और उस कलेक्टिव एक्शन को एक डायरेक्शन भी देगा, उसको चैनलाइज करेगा सोशल एनर्जी को। तो एक अच्छा लीडर कौन होगा? हु इज अ गुड लीडर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौन होगा अच्छा लीडर? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अच्छा लीडर वो होगा जो उनके
अपने जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी कल्चरल वैल्यूज के साथ फेमिलियर होगा, जिनकी वो रिस्पेक्ट करते होंगे और जिनकी बात वो मानेंगे। हेलमैन की डिस्टिंक्शन के अकॉर्डिंग एक लीडर वो होता है जो 3 तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने ग्रुप मेंबर्स को। पहला तरीका है कंप्लायंस, दूसरा है इंटरनलाइजेशन, तीसरा है आइडेंटिफिकेशन। कंप्लायंस मतलब refers to the surface change in the behavior of the follower without any changes in underlying attitude and values। अगर जब फॉलोअर जो है अगर वो मोटिवेटेड होता है लीडर से, किस तरह उनके रिवॉर्ड्स या उनके पनिशमेंट से, तो वो उसको कंप्लाई करेगा। जैसे कोई सबॉर्डिनेट अपने बॉस को कंप्लाई करता है, अपनी बॉस की बात पे कि रिक्वेस्ट को या उनके ऑर्डर को कंप्लाई करता है, तो अगर उसका फॉलोअर का बिहेवियर चेंज करना है तो उसके लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू हम उससे कंप्लायंस करा सकते हैं। दूसरा है इंटरनलाइजेशन, मतलब हम सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस ला सकते हैं जिससे वो इंटरनली उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब वो इंटरनली अपने लीडर को एक्सेप्ट करेगा एज अ लीडर। द नॉर्म सेट बाय द लीडर बिकम इंटरनलाइज स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। तो जो भी लीडर बोलेगा, जो भी वो नॉर्म सेट करेगा, वो उनका बिहेवियर बन जाएगा फॉलोअर्स का। ये एक तरीके से जेन्युइन हो जाता है थोड़ा सा। कंप्लायंस में क्या होता है, ये ऊपर ऊपर से होता है कंप्लायंस, क्योंकि वो आपका सीनियर है, आपका लीडर है, आप उसकी बात मान रहे हो। इंटरनलाइजेशन में आप अंदर से उसको अपना लीडर मानते हो, उसकी बातों को सुनते हो, फॉलो करते हो, तो ये थोड़ा जेन्युइन माना जाता है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो अपने लीडर को इमिटेट करते हैं, उसी की तरह बनना चाहते हैं और वही करते हैं जैसा उसका एटीट्यूड है, अपना एटीट्यूड भी उसी की तरह बनाना चाहते हैं। वो अपने लीडर को बहुत अट्रैक्टिव किस सेंस में, उसकी थिंकिंग, उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर, उस चीज़ों से अट्रैक्ट होकर उसको फॉलो करते हैं। कमिंग टू कम्युनिटी सेटिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीडर। अब कम्युनिटी सेटिंग में 3 अलग अलग तरह के लीडर होते हैं। एक होता है ऑफिशियल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो मतलब अपॉइंट किया जाता है स्टेट की तरफ से, जिसके पास लीगल अथॉरिटी होती है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, डीएम होता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, तहसीलदार आर द एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ लीडर्स। तो जो ऑफिशियल होते हैं, जो स्टेट से अपॉइंट किए जाते हैं। दूसरा है ट्रेडिशनल लीडर और तीसरा है करिज्मेटिक लीडर। करिज्मेटिक मतलब जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं जिनकी बातों से। तो पहला जो ऑफिशियल वाला है उसका एग्जाम्पल है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब यहाँ इस केस में क्या होगा कि लोग कंप्लायंस करेंगे, उनकी बात इसलिए मानेंगे क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनको ऑब्वियसली कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट की वजह से उसकी बात मानेंगे, या तो कोई रिवॉर्ड मिलने के ग्रीड से या पनिशमेंट से बचने के ग्रीड से कंप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वो अपने आप को सेव करने के लिए, जिसको बोलते हैं सेवियर सिंड्रोम, उसके लिए उससे कंप्लाई करेंगे, तो जो वो बोलेगा उसकी बात मानी जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, लोगों का एटीट्यूड चेंज ना हो, लेकिन फिर भी मतलब ये कंफर्म नहीं होता कि उनका एटीट्यूड बदला नहीं बदला, वो सिर्फ इसलिए उसकी बात मानते हैं क्योंकि वो लीडर है। दूसरा ट्रेडिशनल लीडर कौन होते हैं, जैसे प्रीस्ट होते हैं टेम्पल के, या तांत्रिक होते हैं, जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, लोकल स्कूल टीचर हो गया या पंचायत के मेंबर हो गए, उनकी लोग बात भी सुनते हैं, उनसे इंटरनलाइज भी करते हैं। जैसे पंचायत की जो लोकल लीडरशिप है, उनकी लोग बात सुनेंगे, कंप्लाई भी करेंगे उनसे। पंचायत के लोकल लीडरशिप में जो लोग होते हैं, उनकी लोग जो है बात भी सुनते हैं, उनसे कंप्लाई भी करते हैं। इट हैज़ बीन सीन दैट, और ये थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं ऑफिशियल से, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं उनसे ज़्यादा बेटर लीडर इनको माना जाता है। क्यों? अब इसके भी कुछ रीज़न है। इन इंडिया द गवर्नमेंट इज मॉडर्न एंड रैशनल बट विलेज कम्युनिटी इज स्टीप्ड इन फ्यूडल मेंटालिटी, हेंस अ लीडर विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज बेस्ट सूटेड। क्योंकि गवर्नमेंट एक रैशनल तरीके से डिसीजन लेती है, और जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं जैसे पंचायत वगैरह, ये लोग थोड़ा सा अपना ट्रेडिशनल चीज़ों के बेस पे डिसीजन लेते हैं। इसलिए इंडियन कम्युनिटी में गवर्नमेंट से ज़्यादा ट्रेडिशनल लीडर्स को ज़्यादा बेटर समझा जाता है, प्रेफर करा जाता है। ट्रेडिशनल लीडर्स को लोग इंटरनलाइज कर लेते हैं, मतलब वो उनके अकॉर्डिंग अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। ट्रेडिशनल लीडर ऑलरेडी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, तो वो अपने कम्युनिटी के लोगों को अच्छे से समझते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
लेकिन जो ट्रेडिशनल लीडर्स होते हैं वो बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं। तो दोनों में से कौन सी बेटर है वो हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। चौथा ये है कि इंडियंस जो हैं उनकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो इतनी ज़्यादा है उनके लिए इम्पोर्टेंट, और जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया या तहसीलदार हो गया, वो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते, वो रैशनली सोच के लेते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं वो अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज और बिलीव्स को ध्यान में रखते हुए लोगों के लिए डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में ऑफिशियल से ज़्यादा बेटर लीडर होता है, ट्रेडिशनल लीडर होता है। तो CTP प्रोग्राम का अगेन इन्होंने वो इसीलिए एग्जाम्पल दिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे ऑफिशियल्स ने डिसीजन लिया था, इसलिए वो प्रोग्राम फेल हो गया था। जबकि अगर कोई ट्रेडिशनल लीडर लेगा तो वो अपने लोगों के बिलीव्स और वैल्यूज और उनकी एटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेगा। तीसरा जो करिज्मेटिक लीडर की बात कर रहे हैं वो होते हैं जो लोगों को अपने बातों से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। जैसे इन्होंने महात्मा गांधी का बहुत अच्छा यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो एक करिज्मेटिक लीडर थे। वो पूरे मतलब इंडियन विलेजेस या मतलब पूरी कम्युनिटी को उन्होंने मोबिलाइज कर लिया था अपने बोलने के तरीके से, अपने आइडियोलॉजी से। तो वो उनका ना तो उन्होंने कोई ऑफिशियल अथॉरिटी यूज़ करी थी, ना वो वहाँ के ट्रेडिशनल लीडर थे कहीं के। बस उन्होंने अपनी वे ऑफ स्पीकिंग और अपनी आइडियोलॉजीज़ के सामने ट्रेडिशनल सिंबल्स का यूज़ करते हुए, ऑब्वियसली इन्होंने भी कोई अपने ऐसा नहीं किया था कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया था। ये करिज्मेटिक लीडर्स को भी देखना पड़ता है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोगों को मोटिवेट करें कि वो इन्हें फॉलो करें। तो जो फॉलोअर्स थे वो उनके साथ आइडेंटिफाई करने लग गए थे, वो उनको कॉपी करने लग गए थे, उनकी ओपिनियंस मानने लग गए थे। तो गांधी जी का इन्होंने बताया हुआ कि ही वॉज एबल टू मोबिलाइज द मासेज इन इंडियन विलेजेस फॉर नेशनल मूवमेंट। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है जो इन्होंने बोला, जैसे लोकमान्य तिलक जो इतने ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे वहाँ के, वो भी इतना नहीं कर पाए थे जितना महात्मा गांधी जी ने कर लिया था। तो ये तीनों का कंपैरिजन है यहाँ पे। टाइप ऑफ लीडर में ऑफिशियल लीडर जो कोअर्जन यूज करता है, कोअर्जन मतलब जिनकी बात आपको सुननी ही पड़ती है, जैसे DM हो गया या तहसीलदार हो गया। ट्रेडिशनल लीडर होते हैं जो कोअर्जन भी और थोड़ा बहुत इंटरनलाइजेशन का भी यूज करते हैं। इंटरनलाइजेशन मतलब जहाँ पे लोग उनको अपना अंदर से अपना लीडर मानते हैं, इसलिए उनकी बात सुनते हैं, जैसे पंचायत हो गई। करिज्मेटिक जो आइडेंटिफिकेशन का यूज करते हैं, मतलब जिनको लोग देख के उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो गांधी जी हो गए, JP नारायण, लालू प्रसाद यादव, ये 3 एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।